बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें एक सप्लाई चेन की के ज़रिए मतलब प्रैक्टिकल जो एक सप्लाई चेन है उसके ज़रिए हम एक एग्जांपल को समझते हैं कि जो सेल टैक्स है किस स्टेज पे किस तरीके से कैलकुलेट होना है और किस तरीके से उसको एडिशनल जो अमाउंट है मार्जिन के ऊपर है और किस तरीके से इनपुट और आउटपुट को एडजस्ट करना है। तो बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल है, 5 तरह के डिफरेंट सिनेरियो मैंने बनाए, यानी कि बेसिकली सप्लाई चेन है। नंबर 1 है, सबसे पहले कमर्शियल इंपोर्टर होगा, फिर आगे होलसेलर होगा, फिर मैन्युफैक्चरर होगा, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट का होलसेलर होगा और फिर रिटेलर होगा जो मार्केट में सेल करेगा। तो 5 सप्लाई चेन के अंदर मोस्टली यही सप्लाई चेन होती हैं और इसके अंदर एक ए से लेके जी तक, यानी कि जो चीज़ इंपोर्ट अगर हो रही है इंपोर्टर से लेके एंड कंज्यूमर तक जो प्रोसेस है उसको हम स्टडी करते हैं और इससे उम्मीद है कि जो जो कॉन्सेप्ट हैं जो काफ़ी क्लियर होंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल में जो मैंने पॉइंट में लिखा है कि इंपोर्टर इंपोर्ट वैल्यू है 9200, ठीक है। 9200 का वो कोई चीज़ जो है इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्टर सेल्स टू ए होलसेलर ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब इसने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है और जो होलसेलर है रॉ मटेरियल का उसको सेल किया है। तो इसने क्या किया, 9200 प्लस 11,000 यानी कि अपना मार्जिन ऐड किया, ठीक है। जो अमाउंट है वो उसने इसके अंदर जो अमाउंट है वो मार्जिन अपने ऐड किया और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर दिया। 11,000 के ऊपर 17% बनता है 1870 रुपये, ठीक है। तो इंपोर्टर के लिए जो आउटपुट टैक्स होगा यानी कि जो सेल पे उसने चार्ज किया है वो कितना है, 1870 रुपये। इनपुट टैक्स है 1564 रुपये, यानी कि 9200 के ऊपर अगर 17% लें तो अमाउंट बनती है 1564, ठीक है जी। ये आपके सामने अमाउंट भी मैंने कैलकुलेट कर दी है। तो ये पे टू एफ बी आर का जो फार्मूला होता है वो क्या फार्मूला होता है कि जो आउटपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू सेल टैक्स पेबल, ठीक है। तो 1870 आउटपुट है और 1564 जो है इनपुट है, तो 306 रुपये वो गवर्नमेंट को पे कर देगा इन द फॉर्म ऑफ सेल टैक्स, ठीक है। तो अब आते हैं जी अगली एग्जांपल के ऊपर, जो अगली सप्लाई चेन के अंदर अगला पार्ट है। होलसेलर ने चीज़ें परचेज की, ठीक है। उसकी जो परचेज कॉस्ट बन गई 11,000 प्लस जीएसटी, यानी कि 1870। उसके लिए क्या हो गया, इनपुट टैक्स। तो मैंने इनपुट टैक्स के कॉलम में लिख दिया। उसने क्या किया जी, 11,600 रुपये का जो मार्जिन है ये मैंने सेपरेट मेंशन कर दिया। इसके ऊपर उसने जीएसटी चार्ज करना है। तो 11,600 के ऊपर जीएसटी चार्ज किया तो वो बनता है 1,972 रुपये। तो 102 वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो इनडायरेक्टली 102 कैसे कैलकुलेट हुआ, 600 मल्टीप्लाई बाय 17% इज इक्वल टू 102। मतलब ये है कि मार्जिन के ऊपर जीएसटी पे करना है। जो बाकी अमाउंट है 11,000 की कॉस्ट है, 11,000 की सेल है, तो इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट के बगैर उसने एडजस्टमेंट करेगा तो कोई पेबल नहीं है। लेकिन अगर मार्जिन प्रॉफिट ऐड हो रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी हमने पे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो होलसेलर है रॉ मटेरियल वाला, इसने क्या किया, इसने एक मैन्युफैक्चरर को चीज़ें सेल की, एक चीज़ें जो बनाता है कम फैक्ट्री है उसको सेल की। उसने क्या किया जी, उसकी कॉस्ट बनती है 11,600, उस इनपुट टैक्स बन गया 1,972, ठीक है। 1,972 इनपुट टैक्स में लिख दिया। उसके बाद उसने क्या किया, अदर मैन्युफैक्चर एक्सपेंस आर 9,000 एंड सेल टू होलसेलर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एट, यानी कि क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है, इसने कुछ असम्बली चार्जेस हैं, कोई इसने वैल्यू एडिशन की है, तो इसने 11,600 की जो चीज़ है वो 23,600 रुपये की सेल की और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया 4,012 रुपये, ठीक है। चूँकि मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे चीज़ें इन आउट होती हैं, मतलब इसमें वैल्यू एडिशन काफ़ी होती है, तो इस वजह से जो यहाँ पे वैल्यू एडिशन मैंने थोड़ी सी ज़्यादा लिखाई, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा रखा है। तो 4,000 रुपये उसका आउटपुट टैक्स है, 1,972 जो कि पीछे से इसने चीज़ें परचेज की हैं वो उसका इनपुट हो गया और 2,040 रुपये उसने पे कर दिया। तो इनडायरेक्टली 2,040 कैसे निकला, 23,600, यानी कि जो उसकी प्राइस है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 17% से तो एक वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू क्या है 2040, ठीक हो गया। अब ये चीज़ किसने परचेज की, होलसेलर ऑफ फिनिश गुड। ये रॉ मटेरियल का होलसेलर था, ये फिनिश वाला है, ठीक है। यानी कि चीज़ें बनने के बाद आगे कैरी हो रही हैं। तो जब इसने जनाब चीज़ें परचेज की तो इसने क्या किया, इसके लिए कॉस्ट बन गई 23,600 जमा 4,000 इनपुट, ठीक है। 4,000 रुपये इनपुट आ गया। इसने क्या किया जी, इसने 400 रुपये मार्जिन ऐड किया, तो 24,000 के ऊपर 17% लें तो बनता है 4,080। तो 400 का जो कि मार्जिन है, उस मार्जिन के ऊपर जो जीएसटी अप्लाई करें तो वो अमाउंट बनती है 68,
ठीक है, तो ये उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। अच्छा, इस सारी सप्लाई चेन में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि सारे के सारे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। ठीक है, और कुछ स्टेशन में ये हो सकता है कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि सारे के सारे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, और जो रजिस्टर्ड होता है वही सेल टैक्स की लायबिलिटी जो इस तरीके से कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो ये चूंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल बनाई है, इस वजह से मैंने इसका सोचो यहाँ पे कोई रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो इनपुट है उसके लिए कॉस्ट बन जाएगी और आउटपुट टैक्स भी वो चार्ज नहीं कर सकता। उसके बाद क्या आता है जी, होलसेलर सेल करता है रिटेलर को। रिटेलर ने की ये कॉस्ट बन गई 24,000, इसकी सेलिंग प्राइस और अगली पार्टी की कॉस्ट। अच्छा, इसमें एक बड़ी देखिएगा कि इसमें एक ब्यूटी क्या है कि पिछला जो जहाँ से आप सप्लाई चेन में जो जहाँ से चीज़ें ले रहे हैं उसकी सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट बन रही है। तो होलसेलर की सेलिंग प्राइस 24,000 है, तो आपकी कॉस्ट कितनी बनेगी 24,000, जमा आपका इनपुट हो गया 4,080 रुपये, ये आपका इनपुट आ गया जी। उसके बाद एंड सेल टू कंज्यूमर ऐड 24,600, तो 600 रुपये इसने ऐड किया। ठीक है, इस 600 के ऊपर जो 24,600 के ऊपर जीएसटी चार्ज किया तो बनता है 4,182 रुपये। तो 600 के ऊपर 17% लें तो अमाउंट बनती है 102। तो ये अमाउंट जनाब उसने एफबीआर को पे कर दी। ठीक है, तो 5 सिचुएशन हमने देखी जिसमें 2 रॉ मटेरियल की थी, फिर मैन्युफैक्चर था, यहाँ पे वैल्यू एडिशन की गई, इस वजह से जीएसटी ज़्यादा था। फिर इसने आगे होलसेलर फिनिश के होलसेलर को सेल किया, होलसेलर ने आगे रिटेलर को सेल किया, तो वो जनाब अमाउंट निकली। अब इसके अंदर 1-2 पार्टीज और भी ऐड हो सकती हैं, कोई सब रिटेलर हो सकता है, सब होलसेलर हो सकता है, सब डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबकी एग्जाम्पल यही होगी, इस तरीके से टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी लॉजिकल एग्जाम्पल है। तो आप इस तरीके से अगर आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं तो इस तरीके से आप सप्लाई चेन समझ सकते हैं, और इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि पहले क्या हुआ था, मैंने क्या करना है, मेरे बाद जो मेरे से चीज़ें लेगा वो क्या करेगा। अब अगर हम आते हैं, रिटेलर सेल करता है एंड कंज्यूमर को, यानी कि मैं और आप और कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो हम किस प्राइस पे वो परचेज करेंगे, 24,600 जमा 4182। हमारे लिए चूंकि कॉस्ट है, एंड कंज्यूमर एडजस्ट कहीं पे भी नहीं कर सकता सेल टैक्स, तो हमारे लिए कॉस्ट क्या होगी 24,600 जमा 4182, यानी कि सब जो सारा टैक्सेस है वो किसने पे करना है, एंड कंज्यूमर ने, हमने। तो बाकी सारी सप्लाई चेन में देखें तो हर कोई अपनी अपनी स्टेज पे जाके इसको एडजस्ट कर रहा है, लेकिन पे कौन कर रहा है, आखिरी जो अमाउंट है 4,082 रुपये जो कि स्टार्ट हुई थी इस वैल्यू से, तो वो जो डिफरेंस है सारे का सारा वो कौन पे कर रहा है, एंड कंज्यूमर, यानी कि सारी की सारी चीज़ें हमारा बर्डन जो है वो एंड कंज्यूमर पे आता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हमने स्टडी किया कि किस तरीके से जो सप्लाई चेन के अंदर जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो किस तरीके से की जाती है, किस तरीके से रिटेलर करता है, मैन्युफैक्चर करता है, इंपोर्टर करता है, होलसेलर करता है। तो अगर आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ मेरे से पहले लोगों ने क्या किया है, और मैं सेल करूँगा तो उसके बाद क्या होगा, तो फिर गलती के इंशाल्लाह चांसेस कम होंगे। इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पे आप मेंशन करें, इसके ऊपर हम ऊपर डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।